Hello students, how are you? I am हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स जुडिशल क्लासेस इलाहाबाद। आज आपके सामने एक दूसरा वीडियो लॉ ऑफ टार्ट्स को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले आप लोगों को लॉ ऑफ टार्ट्स का फर्स्ट पार्ट जो पिछला वीडियो था जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि टार्टियस लायबिलिटीज़ कैसे राइज होती है, टार्ट्स क्या होता है, टार्ट्स की मैक्सिम क्या होती है। तो वे लोग जिन लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ टार्ट्स का पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। तो उससे ये होगा कि आज का वीडियो जो उसी के कंटिन्यूशन में आगे बढ़ाया गया है वो आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब फ्लो चार्ट को आप देखें कि जो लॉ ऑफ टार्ट्स है इसमें 3 लायबिलिटीज़ होती है मेन। एक लायबिलिटीज़ है ज्वाइंट लायबिलिटीज़, दूसरी है वैकेरियस लायबिलिटीज़, तीसरी है स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़। अब देखिए इसी 3 पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जो ज्वाइंट लायबिलिटीज़ होती है जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संयुक्त दायित्व, इसको हम लोग हिंदी में वैकेरियस को बोलते हैं प्रतिनिहित दायित्व। तीसरा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ जिसको हम लोग कहते हैं कठोर दायित्व। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ पे आते हैं। देखिए जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ है लॉ ऑफ टार्ट्स का ये सबसे क्रीम चैप्टर है। जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ है वो एक केस लॉ पर डेवलप हुआ है। वो केस लॉ क्या था? रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ द लॉ ऑफ टार्ट्स। देखिए जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है ये इंग्लैंड का केस है और ये केस 2 साल तक चला। इसके क्या फैक्ट्स थे, क्या कोर्ट ने फाइंडिंग दिया, क्या इस पे फाइनल डिसीजन हुआ, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस हमने स्क्रीन पे लिखा है ये 1868 का है, 1868 का। ये केस की शुरुआत कहाँ से हुई? केस की शुरुआत हुई है 1866, 1866, 2 साल पहले। ये 2 पड़ोसियों का केस है। 2 पड़ोसी, एक रायलैंड साहब थे, एक मिस्टर फ्लेचर थे। फ्लेचर जो थे वो अपने एक कंपनी के लिए पानी की सप्लाई करने के लिए वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक तालाब का निर्माण कराया, पोंड्स। और वो जब उन्होंने इसके लिए एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दे दिया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने अपने लेबर वगैरह को लगा के काम स्टार्ट कर दिया। जब वो खुदाई वगैरह मजदूर वगैरह कर रहे थे तो उनको एक होल दिखाई पड़ा। उस होल को उस कॉन्ट्रैक्टर के मज़दूरों ने उसको मिट्टी से ढक दिया। जब ये पूरा तालाब फ्लेचर का तैयार हो गया तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने फ्लेचर को हैंडओवर कर दिया। फ्लेचर ने जिस मोटिव से इसको बनवाया था कि हम पानी इकट्ठा करेंगे और अपनी पास वाली कंपनी को पानी सप्लाई करेंगे, जब उसने तालाब में पानी इकट्ठा किया तो जो ये बगल में पड़ोसी थे मिस्टर फ्लेचर, इनकी कोयले की खान थी। तो हुआ क्या कि कोयले के खान में वो पानी रिस के मतलब धीरे धीरे करके आने लगा और उनका कोयला ख़राब हो गया। तो मिस्टर रायलैंड ने सबसे पहले एक मुकदमा लाया लॉ ऑफ टार्ट्स में, सिविल सूट। उस मुकदमे का नाम था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, ईयर था 1866। ध्यान से समझिएगा, अभी हमने बोला था 1868, ये तो फाइनल डिसीजन का है। इसलिए केस आया कोर्ट ऑफ चेकर में और कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने रायलैंड के फेवर में डिसीजन दे दिया। मिस्टर फ्लेचर इस डिसीजन से नाराज़ हुए, वो चले गए बड़ी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चैम्बर 1867 में। और वहाँ पर इनको क्या हुआ कि निचले अदालत से के अगेंस्ट जो ऑर्डर हुआ था इनके अगेंस्ट में, इनके फेवरेबल ऑर्डर हो गया। तो मिस्टर जो रायलैंड थे ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी कोर्ट में गए जिसका नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए तो वहाँ पर जो जजेस बैठे थे उन्होंने ये कहा कि आप अपनी ज़मीन पर कोई ऐसा अननेचुरल चीज़ नहीं बनाएं, और अगर आप बनाते तो आपकी जिम्मेदारी है कि आसपास के लोगों को कोई दिक्कत ना हो।
क्योंकि देखिए जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे आपने तालाब बनाया, तो तालाब क्या होता है, वो नेचुरल नहीं है। तो इसका ये हुआ कि जो तालाब का पानी रिस रिस के मिस्टर रायलैंड के कोयले के खान में आया था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसमें रायलैंड के फ्लेचर में जजमेंट दे दिया और डैमेजेस रायलैंड को दिलवाया। तो इसको हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ ये बोलते हैं कि फ्लेचर की जो क्या नाम है जिम्मेदारी थी, वो केवल इतनी जिम्मेदारी थी कि आपने असहज रूप में जो पानी इकट्ठा किया था, इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ कहा गया। इसको हम लोग एब्सोल्यूट लायबिलिटीज़ क्यों नहीं कहते, क्योंकि कुछ केसेस इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक्ट ऑफ गॉड जिसको हम लोग दैविकृत कहते हैं, इनविटेबल एक्सीडेंट जिसको हम लोग असाम्य दुर्घटना कहते हैं। तो इन सब चीज़ों में स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ नहीं लागू होता है, बाकी अन्य केसेस में लागू होता है। अब हम लोग आते हैं दूसरा ज्वाइंट लायबिलिटी। देखिए वर्ड से ही लग रहा है ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब एक से ज़्यादा। तो जब कभी दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई टार्टियस वर्क करते हैं यानी अकृतपूर्ण कार्य करते हैं, तो उनको बोलते हैं ज्वाइंट टार्ट फिशर्स, संयुक्त अपकृतकर्ता। और ये लोग जो टार्टियस लायबिलिटीज़ एराइज करते हैं, तो जो प्लेंटिफ है जब इन लोग के अगेंस्ट सूट लाता है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सूट में डैमेजेस किससे लिया जाए, एक से कि दोनों से, या तीन है तो तीन से, चार है तो चारों से। तो इस पर एक केस ला है मेरी वेदर वर्सेस निक्सन। तो मेरी वेदर वर्सेस निक्सन में चूँकि ये 1600 का था, तो ये कह दिया गया कि भाई इसमें जो है जो ज्वाइंट लायबिलिटीज़ है इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी जिससे ले लिया गया आपस में वो लोग इसको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उस समय भी लोगों ने इस केस को अपोज में थे, बाद में भी अपोज में आए। फिर 1935 में दूसरा जब वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमेंडमेंट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में चाहे इंग्लैंड में हो और चाहे इंडिया में हो, ज्वाइंट लायबिलिटीज़ का जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो गया है वो ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर कोई टार्टियस लायबिलिटीज़ एराइज करते हैं और किसी एक से पूरा का पूरा पैसा ले लिया गया है, तो दूसरा वाला क्या करेगा, से पहला वाला वसूल सकता है। ये होता है ज्वाइंट लायबिलिटीज़। तीसरा है वैकेरियस लायबिलिटीज़, प्रतिनिहित दायित्व। देखिए ये क्या कहता है, ये जो लायबिलिटीज़ है ये मैक्सिमम जो होता है मास्टर सर्वेंट पर बेस करता है। मास्टर कौन होता है, प्रिंसिपल, मुखिया, और वो किसी को अपने काम के लिए सर्वेंट रखता है। अब देखिए सर्वेंट जो होगा, सर्वेंट कौन हो सकता है, हु इज़ द सर्वेंट। सर्वेंट वो हो सकता है जिसको अपॉइंट किया जाए, जिसका टाइम आवर फिक्स हो, जिसका मिनिमम वेजेस यानी वेतन फिक्स हो, नेचर ऑफ वर्क फिक्स हो। अगर इतनी चीज़ें फिक्स हैं, तो अगर मास्टर के काम को करते हुए सर्वेंट से कोई टार्टियस लायबिलिटीज़ एराइज हो जाती है, यानी उसे कोई अकृतपूर्ण कार्य हो जाता है, तो ये कहा गया है सर्वेंट के द्वारा टार्टियस वर्क के लिए जो मास्टर है वो लायबिल होगा। सर्वेंट भी लायबिल होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मास्टर भी लायबिल होगा। इसका तो रीज़न क्या है, सर्वेंट की कंडीशन से मास्टर की कंडीशन बहुत अच्छी होती है। मास्टर सूट का सामना कर सकता है, डैमेजेस दे सकता है। तो ये कहा गया पहले तो मास्टर से विक्टिम को, पीड़ित को दिला दिया जाए, और मास्टर चाहे तो सर्वेंट की सैलरी से या सर्वेंट से जिस भी तरह वो चाहे वो दिए गए पैसे को वसूल सकता है, और न लेना चाहे तो न लेना चाहे। इसको हम लोग कहते हैं वैकेरियस लायबिलिटीज़। ये मैक्सिमम जो होता है मास्टर और सर्वेंट के केसेस में एराइज होता है। तो देखिए छात्रों, आज आप लोग के सामने ये तीन बातों को रखा गया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसको सब्सक्राइब करके चैनल को बताइएगा, अपना व्यूज़ दीजिएगा हमें कि आपको ये चैनल कैसा लगा। देखिए जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या और हायर एग्ज़ाम की तैयारी HJS वगैरह कर रहे हैं, तो हमारा एक ऑनलाइन क्लास चलता है पूरा। उसमें जुडिशल की क्लासेस चलती है, APO की भी क्लासेस चलती हैं, लॉ के स्टूडेंटों की क्लासेस चलती है। तो आप लोग जो है जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और जो आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है अगर आप उससे
रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो आप उसको रेगुलर क्लास भी कर सकते हैं। थैंक यू।